Students, welcome back to next exam 8 p.m. Our YouTube channel. Next exam 8 p.m. conducted by our institute आकर्षक एकेडमी। मैं सुभाष कुमार आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए हाइड्रोलिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो कि 4th सेम का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने प्रेशर के बारे में सब कुछ जान लिया था लगभग। अब देखते हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टॉपिक है, और दैट इज़ यूनिट 2 का जो दूसरा पोर्शन है। यूनिट 2 का पहला पोर्शन हमने ख़त्म कर दिया, यूनिट 2 का दूसरा पोर्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है टोटल हाइड्रोलिक और टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? नाम से ही कुछ आपको दिमाग में आ रहा होगा क्या होता होगा। टोटल मतलब कि कितना टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर की बात हो रही है तो कितना प्रेशर टोटल। और हाइड्रोस्टैटिक मतलब वाटर, मतलब हाइड्रो मतलब वाटर होता है जनरली, और स्टैटिक मतलब स्थिर। ठीक है, तो कह सकते हैं किसी स्टैटिक फ्लूइड में अगर कोई सरफेस हो, वो सरफेस इधर हॉरिजॉन्टल हो सकता है और वर्टिकल हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस सरफेस पे अगर मतलब जैसे अगर कोई वाटर या कोई भी फ्लूइड हो, इसमें कोई सरफेस डूबा हुआ है। ठीक है, मान लेते हो कोई सरफेस है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, या फिर इंक्लाइंड है, कर्व्ड है, हम नहीं जानते कैसा है। बट इस सरफेस पे क्या होगा कि जो स्टैटिक फ्लूइड है, ठीक है, ये स्टैटिक फ्लूइड है, और ये जितना इस पे प्रेशर लगाएगा, जितना इस सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, उसको टोटल टोटल प्रेशर को हम लोग जितना प्रेशर लगाएगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, और ये जहाँ पे टोटल प्रेशर लगेगा, जहाँ पे ये टोटल प्रेशर इफ लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? जिस पॉइंट पे लगेगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये जो एफ लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है टोटल, मतलब अगर इस पूरे प्रेशर को एक फोर्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये टोटल फोर्स जितना लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, और ये फोर्स जहाँ जिस पॉइंट पे लग रहा है पार्टिकुलरली, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर is defined as the force exerted by a static fluid on a surface, either plane or curved, when the fluid comes in contact with the surface, surface। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं मतलब टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब कि ये टोटल हाइड्रो प्रेशर क्या होता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्टैटिक फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होता है किस पे, तो एक सरफेस पे, ठीक है, जो कि प्लेन हो या कर्व्ड हो, डजेंट मैटर कि ये सरफेस प्लेन है कि कर्व है, बट अगर वो फ्लूइड के कांटेक्ट में आया है तो कुछ ना कुछ उस पर फोर्स एक्सर्टेड होगा उस फ्लूइड के द्वारा, और वो फोर्स क्या कहलाएगा, टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड सेंटर ऑफ प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज the point of application of total pressure on the surface, point of application of total pressure on the surface, अच्छा एक बात और थी, जैसे ये टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या किसी एंगल पे लगेगा। हम प्रेशर के केस में हम बोलते थे कि प्रेशर जो कभी भी एक्ट करेगा तो वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा या परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, बट ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ये क्या मतलब किसी एंगल पे लगेगा या उसके पैरेलल लगेगा। तो ये भी जब भी लगेगा, ये टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, it will act always perpendicular to the surface, ठीक है, इट विल एक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो ये हमारा था टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। अब जब हम टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर को थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं तो इसके 3 केसेज, बेसिकली 4 केसेज आते हैं, बट वो 4 केसेज आपको नहीं पढ़ने होंगे। आपके सिलेबस में तो 2 ही दे रखा है, लेकिन हम इसमें 3 देखेंगे, ठीक है। इसके जो केसेस हैं वो क्या क्या, पहला जो होगा वो वर्टिकल प्लेन सरफेस के लिए होगा, ठीक है। वर्टिकल प्लेन सरफेस, ठीक है। दूसरा जो होगा वर्टिकल प्लेन सरफेस के बाद दूसरा जो होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड सरफेस। चौथा होगा कर्व्ड सरफेस। तो ये जो 3 केसेस है, ठीक है, ये 3 केसेस प्लेन सरफेसेस के लिए, ठीक है, और ये चौथा जो है वो कर्व सरफेसेस के लिए। तो हम लोग कर्व के लिए मतलब आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली ओनली प्लेन के लिए ही पढ़ना है, ठीक है। अगर फिर भी अगर कर्व के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कर्व बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं 3 ही पढ़ा के अगर निकलूँगा। अगर फिर भी आपको किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे कर्व पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक क्लास कर्व सरफेस पे ले लूँगा, ठीक है। सो ये तो स्टार्ट करते पहला वर्टिकल प्लेन सरफेस पे, ठीक है। तो
total pressure, total hydrostatic pressure and center of pressure on a vertical plane surface, on a vertical plane surface submerged in a liquid. Submerged in a liquid, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि कंसीडर करते हैं कि एक मतलब ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है। फ्री सरफेस ऑफ वाटर या कोई भी लिक्विड है, इसमें एक प्लेन है। ये क्या पूरी तरह से डूबा हुआ है, ये प्लेन पूरी तरह से पानी में या किसी भी लिक्विड में डूबा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्लेन पे इसकी मतलब क्या क्या मतलब ये डिराइव करेंगे कि कितना जो इसका टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो कितना लगेगा और सेंट्रल प्रेशर इस सरफेस पे कितना होगा। तो ये डिराइव करने के लिए जैसे टोटल प्रेशर अगर निकालते हैं तो F इजिकल टू P इजिकल टू क्या निकाल देते हैं, रो जी एच। तो अगर प्रेशर को हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, प्रेशर को हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, फोर्स आता है। तो दैट इज़ द टोटल प्रेशर होगा, क्योंकि टोटल प्रेशर क्या है तो एक फोर्स है, ठीक है। तो अगर इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स आएगा, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो कर्व सरफेस है एंड वी डोंट नो अबाउट द एरिया, कि इसकी एरिया कितनी है, ठीक है। अगर मानते हैं कि इसकी एरिया टोटल ए है, टोटल एरिया इसकी ए है, ठीक है, मान लेते हैं टोटल एरिया ए है, तो भी आप बोलोगे कि सर एरिया तो निकाल लेंगे लेकिन फिर भी ये हाइट कहाँ पे लगेगा प्रेशर, ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं इसमें, ठीक है, ये मानते हैं कि एक मतलब स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिप लेते हैं, वो एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं। एलिमेंटल स्ट्रिप का मतलब ये बहुत पतला। तो अब इसको एज अ रेक्टेंगुलर प्लेट हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको रेक्टेंगुलर प्लेट कर सकते हैं जिसकी की थिकनेस T है, जिसकी की थिकनेस ऑफ ये मान लेते हैं कि ये H हाइट पे हम लेते हैं, ठीक है। इसको H हाइट पे मानते हैं कि इस ये H हाइट पे हमने एक एलिमेंटल स्ट्रिप लिया और इसकी थिकनेस कितनी है, तो इसकी थिकनेस होगी DH, इसकी जो थिकनेस होगी वो DH के बराबर होगी। तो ये यहाँ पे H हाइट पे लिया और इसकी थिकनेस DH होगी और इसकी विड्थ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ मान लेते हैं कि B है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पार्टिकुलर, चूँकि अब यहाँ पे एक डेफिनेट एरिया है, ठीक है, जिसका एरिया कितना होगा तो B इंटू DH। B को हम DH से मतलब कि इसके विड्थ को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलेगा, दैट इज़ B इंटू DH। अब इस B इंटू DH को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब प्रेशर निकालना होगा तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो DF लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो DF लग रहा होगा और DF इजिकल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा, ठीक है। अब एरिया कितना था तो प्रेशर इंटू कितना था तो B इंटू DH, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर कितना था तो P इजिकल टू, आप बोलोगे सर P इजिकल टू तो आपने सिखाया था कि रो जी एच होता है, ठीक है। तो ये DF इजिकल टू रो जी एच होता है। अब इसको हम दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देंगे तो F का वैल्यू कुछ निकल जाएगा, ठीक है। और जो ये इंटीग्रेट करने पे जो F का वैल्यू निकलेगा वो टोटल एरिया के लिए निकलेगा। कॉन्सेप्ट तो हमारा मैथमेटिक्स यही कहता है कि अगर आपको कोई मतलब डेफिनिट आकृति नहीं पता हो तो क्या करोगे, आप उसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, उसके लिए जो भी इक्वेशंस डिराइव करने हो कर दो और उसके बाद उस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दो तो वो माना जाएगा कि पूरा एरिया के लिए है। ये हमारा मैथमेटिक्स कहता है, ठीक है। तो हम बाय यूजिंग मैथमेटिक्स इसको हम क्या करेंगे कि इसके पूरे सरफेस पे निकालेंगे कितना फोर्स लग रहा है, कितना हाइड्रोस्टैटिक टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकल रहा है, ठीक है। बट उसके पहले क्या करते हैं हम कि जो भी नोटेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है, जो भी नोटेशंस यूज़ करेंगे वो लिख लेते हैं। तो मानते हैं A इज इक्वल टू टोटल एरिया, A इज इक्वल टू टोटल एरिया, इसको हम लिखते हैं कंसीडर। इसको मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ जिससे कि आप लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। तो
और कंसीडर अ वर्टिकल प्लेन surface of arbitrary होपफुली आप ये वर्ड जो है आर्बिट्रेरी, इसका मतलब जानते होंगे, मतलब कि रैंडमली, इसका कोई मतलब फिक्स वैल्यू नहीं है, रैंडमली हमने कुछ भी मान लिया है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी शेप मतलब किसी रैंडम शेप का आर्बिट्रेरी शेप immersed in a liquid as shown in figure. Immersed in a liquid as shown in figure. ठीक है। अब यहाँ पे लेट करके और फिर सारे नोटेशंस लिखेंगे। अगर ये एग्जाम में आपको डेरिवेशन आता है तो आपको ऐसे ही करना होगा। लेट ए इक्वल टू टोटल एरिया, ठीक है। ए इज इक्वल टू टोटल एरिया, उसके बाद एच बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ CG, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, ऑफ द एरिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब यहाँ पे अगर मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, h बार है, ठीक है, h बार है। तो अब नेक्स्ट आता है G, ठीक है। एक पॉइंट है G जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। G क्या है इसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन सरफेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन सरफेस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था हमारा G था, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद क्या होगा, और मानते हैं P, ठीक है। P जो है वो सेंटर ऑफ प्रेशर है। मान लेते हैं कि ये P यहाँ पे है और ये P है, तो जो फोर्स लग रहा था, जो फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स, ये यहीं पे लगेगा, ठीक है। ये टोटल फोर्स F जो लगेगा वो यहीं पे लगेगा। इसको भी मैंने समझाने के लिए लिखा। तो P इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, आगे मैं सेंटर ऑफ प्रेशर को सिर्फ COP लिखूंगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाना कि सेंटर ऑफ प्रेशर मैंने लिखा है। फिर मान लेते हैं H। अब ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से फ्री सरफेस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, डेप्थ कितनी है, H स्टार, ठीक है। इसको हम H स्टार से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर को, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ प्रेशर इस H स्टार की भी वैल्यू फाइंड करनी है इसी डेरिवेशन के अंदर, तो इसलिए इसको भी हम कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो H स्टार इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ COP फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, H स्टार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ COP जहाँ लिखूंगा आप सेंटर ऑफ प्रेशर समझना, डिस्टेंस ऑफ COP फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड को मैंने शॉर्ट में LIQ लिखा है, ठीक है, फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस। अब इसमें क्या किया था हमने कि सेंटर ऑफ प्रेशर, हाँ, तो इसमें क्या किया था हमने कि एक स्ट्रिप माना था, ठीक है, एक स्ट्रिप माना था। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे कंसीडर अ स्ट्रिप ऑफ थिकनेस DH एंड विड्थ B
ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप माना जिसकी थिकनेस DH है, विड्थ B है और हाइट H हाइट पे है, ठीक है, H डेप्थ पे है, ठीक है। तो अब इस पे क्या निकालेंगे कि हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालेंगे स्ट्रिप में। तो प्रेशर इंटेंसिटी, कंसीडर स्ट्रिप ऑफ width B, thickness DH at depth H from free surface of liquid, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होगा ऑन स्ट्रिप इक्वल टू रो जी एच होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम निकालते हैं फोर्स ऑन स्ट्रिप इक्वल टू DF होगा। मान लेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, चूँकि एलिमेंट है तो जो फोर्स लगेगा वो भी एलिमेंटल फोर्स होगा, तो DF होगा इज इक्वल टू P इंटू DH करते हैं, या फिर इसको लिखते हैं डायरेक्टली रो जी एच इंटू एरिया, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है, ठीक है। इसको मैं पहले लिख देता हूँ प्रेशर इंटू एरिया, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर की इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर था रो जी एच इंटू एरिया होगा B इंटू DH, ठीक है। एरिया कितना होगा B इंटू DH। अब ये हमारा फोर्स निकल गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस फोर्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, तो क्या निकलेगा, फोर्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स निकलेगा, ठीक है। इस फोर्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स निकलेगा, तो इसको क्यों ना हम इंटीग्रेट कर दें। तो ये था DF की वैल्यू, DF इज इक्वल टू, इसको कंटिन्यू इक्वेशन 1। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, और बहुत इक्वेशन आएंगे, अभी नहीं, इसको लिखते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। DF इज इक्वल टू, इसको क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करते हैं, तो टोटल प्रेशर ऑन द होल सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DF इज इक्वल टू रो जी एच बी DH, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे रो और इक्वल टू, इसको हम F लिखते हैं, F इक्वल टू रो और G दोनों कांस्टेंट होगा, ठीक है, और H इंटू B इंटू DH होगा। तो हमने बताया था कि B इंटू DH और DA इज इक्वल टू, जो कि स्ट्रिप का एरिया होगा, DA इज इक्वल टू B इंटू DH होगा, ठीक है। ये हमने बताया था शुरू में ही। तो इस B इंटू DH को हम DA लिख सकते हैं, तो ये हो गया F इंटू B इंटू DH, ठीक है। अब सॉरी H इंटू DA, ठीक है। अब ये जो H इंटू DA है, ठीक है, H इंटू DA मतलब इस स्ट्रिप का, यहाँ से स्ट्रिप का एरिया इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या, इस एरिया का मोमेंट है इस एरिया का, ठीक है। तो इस एरिया का मोमेंट है, तो हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट H DA इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट फ्री लिक्विड सरफेस। इसका मोमेंट हो गया, ठीक है। क्या होगा, मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया। तो अब जो मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया होता है वो पूरा, मतलब इस सरफेस एरिया का चूँकि इंटीग्रेशन है,
इंटीग्रेशन ऑफ एच, तो ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा इसका टोटल एरिया इंटू ये जो मतलब इसकी सी जी के जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू ए इंटू एच बार के बराबर होगा। ये भी मोमेंट है, ये भी मोमेंट था पूरा सरफेस एरिया का, और ये भी मोमेंट है, ठीक है। ये क्या था कि हम चूंकि एक स्ट्रिप को इंटीग्रेट किए थे, तो ये भी स्ट्रिप को इंटीग्रेट करने पे क्या था, एच इंटू डी ए क्या था कि इस पार्टिकुलर स्ट्रिप का मोमेंट था, ठीक है। लेकिन हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा एरिया का मोमेंट निकल गया। लेकिन पहले से तो हमको इसका एरिया ए पता है, इसका एरिया हमको ए पता है, ठीक है, कि एरिया टोटल एरिया इसका ए है। तो इस टोटल एरिया को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस जो होती है फ्री सरफेस से, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये भी निकलेगा जो मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया है, तो दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसको अब एच इंटू डी ए को हम लिख सकते हैं एफ फिजिकल टू रो जी एच डी ए को ए एच बार, ए एच बार, ठीक है, रो जी ए एच बार। ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकल गया हमारा, ठीक है। इतना ही था, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था, बस एक स्ट्रिप को इंटीग्रेट करना था फोर्स निकाल के, ठीक है। तो बस यही करना था और इतना ईजिली आ गया ये डेरिवेशन, ठीक है, बहुत ईजिली आ गया। क्या किया हमने, सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रिप माना जिसपे कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर रोजी एस लग रहा था, तो उस स्ट्रिप का फोर्स निकाल लिया। तो फोर्स इक्वल टू उसका इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू उसका एरिया, तो उसका एरिया कितना था, बी इंटू डी एच था, बी इंटू डी एच उसका एरिया था। अब क्या किया, दोनों पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया। ये बी इंटू डी एच को हम इज इक्वल टू डी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी इंटू डी ए भी लिख सकते थे। तो बी इंटू डी एच इक्वल टू डी ए था, यहाँ पे हमने डी ए पुट किया, तो एच इंटू डी ए जो था ये इस स्ट्रिप के कारण, ये इस स्ट्रिप का मोमेंट था। लेकिन जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट किया, अब ये पूरे सरफेस का मोमेंट हो गया। तो एच इंटू डी ए जो इंटीग्रेशन ऑफ एच इंटू डी ए था वो पूरे सरफेस का मोमेंट हो गया, मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। और वो एक्चुअल में अगर इसका टोटल एरिया ए है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस एच बार है, तो ए एच बार भी वही चीज़ होगा जो यहाँ से हमने स्ट्रिप निकाल के निकाला। वो डायरेक्टली अगर हमको एरिया पता होता, अगर वो एरिया ए है और उसकी डिस्टेंस सी जी से एच बार है, तो ए एच बार, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने एच इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए को लिखा ए एच बार, ठीक है, ए एच बार। इसको आप ऐसे याद रखोगे, ए एच बार रो जी ए एच बार। तो ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ, नेक्स्ट आता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, कि सेंटर ऑफ प्रेशर, नेक्स्ट आएगा COP। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर को मैं COP लिखता हूँ। तो सेंटर ऑफ प्रेशर को हम निकाल सकते हैं एक मतलब कैलकुलेशन करके, वो होगा मोमेंट अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, moment of resultant force about an axis is equal to sum of moment of moment of component, sum of moment of component about same axis। मतलब ये वैगनेस थ्योरम करके कुछ था, आपको मैकेनिक्स में पढ़ना था, ठीक है, जहाँ पे कि क्या हम देखते थे कि अगर किसी मतलब एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट किसी मतलब फोर्स का मोमेंट निकालना है, ठीक है, किसी फोर्स का मोमेंट निकालना है, तो क्या करते थे कि उसका रिजल्टेंट फोर्स जो एफ होता था उसको, उसका मोमेंट निकालते थे, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स एफ को हम
मल्टीप्लाई करते थे उस वो फोर्स जहाँ पे एक्ट कर रहा होता था, ठीक है। मतलब अगर मान लेते कोई एरिया था, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा F, और तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स जहाँ पे लग रहा है, यहाँ से मान लेते हैं कि H डिस्टेंस पे, तो F इंटू H जो होता था वो इक्वल होगा, ये कोई अगर इस पे छोटे कंपोनेंट लेते हैं, दैट इज़ स्ट्रिप लेते हैं, और ये स्ट्रिप DH बराबर होता है, ठीक है। तो DF इंटू DH के बराबर होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ DF इंटू DH के बराबर, मतलब कि अगर यहाँ पे छोटा सा फोर्स जो लगेगा, ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट वो, या फिर अगर F1 F2 F3 इस तरह से लग रहे हैं, F1 F2 F3, तो ये सबके इंडिविजुअल मोमेंट को हम कैलकुलेट करके, यानी F1 H1 प्लस F2 H2 प्लस F3 H3 करके ऐसे हम वैगनेस थ्योरम में निकालते थे, ठीक है, मैकेनिक्स में। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ये मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो था वो आया था F, ठीक है, और वो फोर्स किस पे लग रहा है, तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर पे लग रहा है। वो फोर्स किस पे लग रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर पे। उसकी हाइट कितनी है, F इंटू H स्टार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे F इंटू H स्टार इज इक्वल टू, अब कंपोनेंट पे आते हैं, ठीक है। कंपोनेंट पे फोर्स कितना लग रहा है, तो DF। इस कंपोनेंट पे जो एलिमेंटल फोर्स लग रहा था वो था DF, और वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, H पे, ठीक है। हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से इसी एक्सिस के अबाउट जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो H स्टार पे लग रहा है, और जो ये लग रहा था वो F इंटू DF इंटू H लगेगा, DF इंटू H, ठीक है, DF इंटू H होगा। ये अब अगर टोटल की बात करें, सम ऑफ, तो ये इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। टोटल की बात करें तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब DF का वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, जिसको मैं कह रहा था इक्वेशन। तो DF का वैल्यू आया था, दैट इज रो जी एच इंटू B इंटू DH, रो जी एच इंटू B इंटू DH, और इंटू ये वैल्यू DF का था, ठीक है, और ये वैल्यू H है, ठीक है। ये DF का हमने वैल्यू जस्ट पुट कर दिया वहाँ से, जो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, और सेंटर ऑफ प्रेशर ये टोटल फोर्स डिफाइन करते हुए, तो रो जी एच। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि फिर से रो जी, दोनों तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को तो हम बाहर पहले निकाल लेंगे, रो जी एच। अब ये H इंटू H स्क्वायर, और ये B इंटू DH को हम क्या लिखते थे, DA लिखते थे, H स्क्वायर DA, ठीक है। H स्क्वायर DA होता क्या, ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है। ये H स्क्वायर DA इज नथिंग बट द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, और इसको हम लोग क्या, और एक भाषा में मतलब मैकेनिक्स में आपने शायद पढ़ा होगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को ही हम क्या कहते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। याद होगा आप सब लोगों को, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया को हम लोग क्या कहते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो H स्क्वायर DA इज इक्वल टू सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, और इसको बोलते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मान लेते हैं I नोट होगा, ठीक है, मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नोट होगा, तो क्या होगा, रो जी इंटू आई नोट, ठीक है, रो जी इंटू आई नोट। ये हो गया मतलब हमारा F इंटू H स्टार का वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना है, ये H स्टार फाइंड करना है हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस H स्टार को निकालना, तो रो जी इंटू आई नोट, ठीक है। तो अब यहाँ से F इजिकल टू, अभी हमने यहाँ से मिटा रहा था एक बोर्ड से, दैट इज रो जी H बार, F इजिकल टू रो जी H बार, ये F की वैल्यू थी, इंटू H स्टार इजिकल टू रो जी आई नोट। ये रो जी से रो जी खत्म होगा, अब क्या बच गया, वो इक्वेशन बहुत छोटा हो गया लगता है, H स्टार इज इक्वल टू आई नोट डिवाइडेड बाई AH बार, ठीक है। ये तो अब बहुत छोटा आ गया, यही होता है सेंटर ऑफ प्रेशर। लेकिन अब इसको क्या कर सकते हैं कि हम
ये आई नॉट है, ये मोमेंट ऑफ एरिया है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा मैकेनिक्स और यूज़ करते हैं क्या, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ एरिया होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, उसका प्लस mr², यानी ये डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास का स्क्वायर, ऐसे करके कुछ हम निकालते थे, ठीक है, सॉरी AH² करते थे, AH², ठीक है, AH²। ये तो ये कौन सा थ्योरम था, 2 थ्योरम होते थे, ठीक है। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो एक मतलब किसी एक्सिस के अबाउट, तो एक यूज़ करते थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरा यूज़ करते थे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई नॉट इज इक्वल टू आई जी, मतलब कि सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट आई प्लस ए इंटू H², ए इंटू H² का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट अगर मानते हैं यहाँ से कोई एक्सिस गया है ऐसे, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, IG होगा, ठीक है। और ये IG को जोड़ देंगे इसका एरिया इंटू H² से, तो ये आ जाएगा मतलब आई नॉट, ठीक है, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आई नॉट, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आ जाएगा, तो आई नॉट की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं और H* इज इक्वल टू आई नॉट की जगह पे IG प्लस AH² का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AH²। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या होगा, AH² का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AH² प्लस IG डिवाइडेड बाई AH², ठीक है, या H² प्लस IG डिवाइडेड बाई AH², ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर निकल गया, ठीक है, H* इक्वल टू। तो अब इससे क्या समझ में आया कि ये जो H² था, ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस थी H², उससे थोड़ा सा ये वैल्यू जो होता है IG डिवाइडेड बाई AH², वो थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा, मतलब कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा उस इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा नीचे लगेगा। कितना नीचे लगेगा, तो इस वैल्यू के बराबर लगेगा, ठीक है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो जब भी आप कभी किसी न्यूमेरिकल में इसको यूज़ करोगे, तो जब भी सेंटर ऑफ प्रेशर निकालोगे तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमेशा डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला, जो कि टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वो मैं करूँगा आपको अगले क्लास में। आज की क्लास की टाइमिंग ऑलरेडी ख़त्म हो गया। तो अगर आपको ये मेरा समझाया हुआ मतलब डेरिवेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो कुछ हमें भी फीडबैक दिया कीजिए। थैंक यू। आज के बाद मतलब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।